ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथ्यम। तो हम लोग जैसे कि स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे, तो आज हम लोग सीखते हैं अबाउट टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ओके, सो लेट अस बिगिन। टेबल्स, graphs and charts. ओके, सो द क्वेश्चन इज, क्यों यूज करना भाई टेबल, ग्राफ्स और चार्ट्स? क्यों? ताकि हम लोग का जो रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा, कुछ भी जो डाटा सेट है हम लोग का, उसको एक अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए, मतलब समझने लायक बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए या तो हम लोग और भी बोल सकते हैं कि जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको विजुअलाइज करने के लिए, प्लस फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइजेशन, किस तरह से डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो हम लोग इस लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स में 4 तरह का टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स पढ़ेंगे। नेमली पहले हम लोग देखेंगे पाई चार्ट देखेंगे, फिर देखेंगे बार ग्राफ एंड डॉट प्लॉट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हिस्टोग्राम, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉक्स प्लॉट, इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग जो ये सारा जो ग्राफ्स है देखेंगे, सारा जो चार्ट है वो जब देखेंगे तो हम लोग इसको बहुत डीपली समझेंगे। ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, क्या क्या इसका शॉर्ट कमिंग्स है, ठीक है, सब देखेंगे। ओके, सो अच्छा, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ पाई चार्ट के पहले एक चीज़ समझते हैं। जो हम लोग का डाटा सेट होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रीवियस वीडियोस में 2 तरह का नेमली डाटा देखे हैं। पहला तो है न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कि वो इसके पहले देखे थे ना, ये डाटा सेट, ये न्यूमेरिकल डाटा है। हर डाटा एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। और एक डाटा सेट हम देखे थे जो था कैटेगोरिकल डाटा, ब्लड ग्रुप का, ये ब्लड ग्रुप का, 10 लोगों का ब्लड ग्रुप, ये कैटेगोरिकल डाटा था। ठीक है, तो अब और डीपली समझते हैं कि भिन्न भिन्न तरह का डाटा सेट को। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ डाटा जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। पहला होता है क्वालिटेटिव डाटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव को ही हम लोग कैटेगोरिकल डाटा बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव को ही हम लोग न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। ठीक है, अब क्वालिटेटिव डाटा जो है ना, वो अब 2 तरह का होता है। एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल।
ठीक है। तो जो नॉमिनल डाटा होता है ना, वो जो नॉमिनल टाइप का कैटेगोरिकल डाटा होता है, वो उसमें सिर्फ कैटेगरीज होता है विदाउट एनी नेचुरल ऑर्डर। मतलब उसमें कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है। मतलब हम लोग उस डाटा सेट को देख के ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये हाई ऑर्डर का है, ये मिडिल ऑर्डर का है, ये लो ऑर्डर का है। मतलब कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल, फीमेल, अच्छा एक और तो है अदर। ठीक है। अब इसमें तो भैया हम लोग नेचुरल ऑर्डर, तो अगर कोई सोच भी लिया कि इसमें एक नेचुरल ऑर्डर होता है, तब तो फिर मतलब गलत बात हो जाएगा बहुत। तो इसमें जैसे कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है, मतलब फीमेल को हम लोग हायर ऑर्डर, अदर को हायर ऑर्डर, मेल को लोअर ऑर्डर नहीं बोल सकते ना। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप जो हम एग्जांपल देखे थे, ए बी और भी जो था, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ए ब्लड ग्रुप हायर ऑर्डर का है, ए बी ब्लड ग्रुप मिडिल ऑर्डर का है? बोल सकते हैं नहीं ना। मतलब कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है। तो उस तरह का डाटा सेट को हम लोग, उस तरह का कैटेगोरिकल डाटा को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डाटा सेट। ठीक है। अब ऑर्डिनल पे आ जाते हैं। ऑर्डिनल समझोगे ना तब ये और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ऑर्डिनल डाटा होता है कैटेगोरिकल डाटा विथ ए मीनिंगफुल ऑर्डर। जैसे कि तुम लोग कोई भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट पे रेटिंग रहता है। ठीक है, रेटिंग रहता है। जैसे दिखाया रहता है ना कि जैसे 5 रेटिंग तक होता है। 5 रेटिंग 1000 आदमी दिया है, 4 रेटिंग 200 लोग दिया है, 3 रेटिंग कुछ दिया है, मतलब 50 लोग दिया है, उसके बाद 2, फिर 1, ऐसे रेटिंग दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो ये जो रेटिंग है ना, ये जो रेटिंग है, 5 मतलब लेट्स से वेरी गुड, 4 मतलब गुड, 3 मतलब एवरेज, 2 रेटिंग दिया मतलब पुअर, और 1 रेटिंग दिया मतलब वेरी पुअर। तो इसका देखो एक नेचुरल ऑर्डर है। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वेरी गुड अगर कोई कस्टमर रेटिंग दिया है, मतलब उसका कुछ मीनिंग, मतलब बहुत अच्छा है। उसके बाद गुड को हम लोग उसके नीचे रखते हैं। ठीक है। तो एक नेचुरल ऑर्डर बन रहा है। सबसे मतलब प्रोडक्ट को जो वेरी गुड दिया है, जो मतलब उसको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, जो वेरी पुअर दिया है उसको मतलब बहुत घटिया लगा है प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है। तो उस तरह का कैटेगोरिकल डाटा जिसमें नेचुरल ऑर्डर बनता है वो कहलाता है ऑर्डिनल डाटा सेट। ठीक है। और उस तरह का कैटेगोरिकल डाटा जिसमें कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं रहता वो कहलाता है नॉमिनल डाटा सेट। अच्छा, अब देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा सेट। क्वांटिटेटिव डाटा ये भी 2 तरह का होता है। क्वांटिटेटिव डाटा जैसे कि होता है न्यूमेरिकल और नंबर्स को रिप्रेजेंट। अगर डाटा सेट में नंबर्स या न्यूमेरल्स या न्यूमेरिकल्स हैं तो उसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये देखो 2 तरह का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट मतलब डाटा सेट में हर डाटा विल बी ए काउंटेबल नंबर और होल नंबर नहीं पता है तो डूब के मर जाओ। गूगल में सर्च मार लो क्या होता है होल नंबर। ठीक है। तो काउंटेबल नंबर या फिर होल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा एक मॉल है और तुम देख रहे हो कस्टमर फुटफॉल को तुम
काउंट कर रहे हो कि फॉर 5 कंजिक्यूटिव डेज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग टू माई मॉल, उसको काउंट कर रहे हो, फुटफॉल काउंट कर रहे हो। तो इससे पहला दिन हुआ 110 कस्टमर आया, दूसरा दिन 120 कस्टमर आया, तीसरा दिन 118 आया, चौथा दिन किसी को पसंद नहीं आया तो 85 लोग आया, और पाँचवा दिन लेट्स से 62 कस्टमर आया। ठीक है, तो ये देखो हर एक डाटा इस डाटा सेट में एक काउंटेबल नंबर है, एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जीरो होता है कि नहीं होल नंबर में? क्या पता, मेरे भी भूल गए। अच्छा देख लेना जीरो होता है कि नहीं, होना चाहिए। ठीक है, ये होल नंबर मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। देखो तो फ्रैक्शन है। अरे तुम बोल सकते हो कि आज मेरे दुकान में 110.2 कस्टमर्स आया या 110.5 कस्टमर्स आया, नहीं ना। आधा कस्टमर 0.5 कस्टमर कैसे आएगा दुकान में, मॉल में? कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह का जो डाटा सेट होता है ना, वो कहलाता है डिस्क्रीट डाटा सेट। चलो दूसरा होता है, दूसरा तरह का क्वांटिटेटिव डाटा होता है कंटिन्यूअस डाटा सेट। अच्छा, वही कंटिन्यूअस क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शंस। डाटा सेट में फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में गए, हम बच्चा लोगों का हाइट मेजर किए, 20 बच्चा है एक क्लास में, सबका हाइट मेजर किए। तो हाइट किसी का 160 सेंटीमीटर आएगा, मान लो किसी का 160.05 सेंटीमीटर आएगा, किसी का लेट्स से 163.23 सेंटीमीटर आया। तो मतलब फ्रैक्शन में रहेगा डाटा सेट, फ्रैक्शन में डाटा सेट रह सकता है, डाटा रह सकता है। ठीक है, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस, तो एक और तरीका है सोचने का। लेट्स से मतलब जो डिस्क्रीट डाटा है ना, वो दो वैल्यू के बीच में, दो नंबर के बीच में, मान लो 110 के बाद 111 ही है, के बीच में एक भी डाटा होने का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। 110 और उसके नेक्स्ट वाला नंबर 111 के बीच में कोई भी डाटा के होने का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। 110 जैसे मैं बोले 110.5 कस्टमर्स नहीं हो सकता है। सॉरी, कोई कस्टमर को बीच से काट के तो नहीं ना उठा के ले गया है, तभी ना हो सकता भाई 110.5 कस्टमर्स। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस डाटा है ना, लेट्स से 160 सेंटीमीटर 161 सेंटीमीटर, इन दोनों दो कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स का हाइट इन दोनों के बीच में होने का पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना, है नहीं है वो हम नहीं बात कर रहे हैं। हो सकता है ना किसी का हाइट 160.5 सेंटीमीटर हो सकता है ना 160.01 सेंटीमीटर हो सकता है ना 160.2 सेंटीमीटर हो सकता है ना। है या नहीं है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं, एकदम हो सकता है। इसीलिए ये इस तरह का डाटा सेट कहलाएगा कंटिन्यूअस डाटा सेट। और इस तरह का जो डाटा सेट है जिसके दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में एक भी डाटा के होने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वो कहलाएगा डिस्क्रीट डाटा सेट। तो और एग्जांपल लेट्स से और एक दो एग्जांपल देते हैं तुमको कंटिन्यूअस डाटा का। जैसे टेम्परेचर, मान लो 30 दिन तक लगातार हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं दोपहर 12 बजे, और उसको प्लॉट किए, ये मेजरमेंट आया। तो
तो टेम्परेचर भी फ्रैक्शन में हो सकता है कंटिन्यूस डाटा से, कंटिन्यूस डाटा। और लेट्स से वेट भी हो सकता है भैया फ्रैक्शन में, कंटिन्यूस डाटा। मतलब जो डाटा सेट फ्रैक्शन में हो सकता है ना, जो डाटा फ्रैक्शन में हो सकता है वो कहलाएगा, वो उसको हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे। और जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है वो डिस्क्रीट। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विथ पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है स्पेसिफिकली फॉर कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा के लिए हम लोग पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी पाई चार्ट मतलब क्या इनसाइट देता है, जैसे हम लोग बोले ना भैया कि क्या आ गया कि टेबल ग्राफ और चार्ट को हम लोग क्यों यूज करते हैं ना, रॉ डाटा को, ये जो रॉ डाटा हम लोग को मिला है उसको अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए, समझने लायक बनाने के लिए। तो पाई चार्ट से हम लोग क्या समझते हैं, पाई चार्ट हम लोग को जो डाटा सेट है ना उसका परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी बताता है। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी उस कंप्लीट डाटा सेट में का कितना परसेंटेज है, मतलब कितना प्रोपोर्शन है, मतलब कितना वो कैटेगरी उस डाटा सेट में कितना जगह ले रहा है, परसेंटेज और प्रोपोर्शन, ठीक है। एग्जांपल से और क्लियर होगा। देखो अब चलो एग्जांपल से हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। लेट्स से 20 लोगों को हम रोड से पकड़ें, 20 लोगों को रोड में पकड़ें और उन लोग का हम ब्लड सैंपल लिए। ये मतलब एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को पकड़े हम और उन लोग का ब्लड सैंपल लिए और लेट्स से 5 ही तुम्हारा लेट्स से ब्लड ग्रुप है, 5 ही ब्लड ग्रुप हमको मिला। 20 लोगों में से 4 लोगों का ए आया ब्लड ग्रुप और 3 लोगों का बी आया और 2 लोगों का ओ पॉजिटिव आया। लेट्स से 6 लोगों का ओ नेगेटिव आया और कितना हुआ, 5 बचा ना, 5 लोगों का ए बी आया, ठीक है। तो अब हाँ, ये जो 4 लोग हैं ये क्या प्रोपोर्शन, क्या परसेंटेज है आउट ऑफ 20 पीपल, 4/20 कितना हो गया, 20%। मतलब 20% ऑफ द लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। 3 क्या प्रोपोर्शन है, 15%, 3/20 कर लो। 2 क्या है, 2/20 मतलब 10%। और 6 क्या है, 6/20 मतलब 30%। और 5 क्या है, 5/20 मतलब 25%। अब तुमको ये तो मिल गया, ठीक है ना। अब एक बड़ा सा गोला बना लो, यही बना ले, क्या बना लो, यही बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक सेंटर मान लो, ठीक है। अब ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से 25%, ये 25 होगा, ठीक है। लेट्स से ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अलग अलग कलर का बनाते हैं और ए बी के बाद ओ नेगेटिव ये 25% होगा, 25 से 5% ज़्यादा 30%,
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ नेगेटिव, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ नेगेटिव। और एक कलर लेते हैं, कंट्रास्टिंग कलर लेते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, मतलब ब्लू तो लिए ही थे। और ये दोनों हो गया, और ये हो जाएगा 25% ऊपर वाला, ये 20%। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। ये पाई रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक कंट्रास्टिंग कलर लेते हैं। और ठीक है, ए हो गया, ए बी हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। 10% बीच में कहीं, बीच में नहीं, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 10-15। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो 10, अरे साला सेम कलर हो गया। ये 10%, ये 15%। ठीक है, तो ये जो 10% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ पॉजिटिव, ये 15% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी। यही है पाई चार्ट मोटा मोटी। ठीक है, अब देखो, हम तो तुम लोग को बता दिए पाई चार्ट को कैसे मतलब बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में बहुत मतलब बड़ा बड़ा भारी भारी डाटा सेट मिल सकता है जिसमें बहुत सारा डाटा होगा। तो हर बार ऐसे तो बना नहीं सकते ना, तो बहुत सारा टूल्स होता है, बहुत सारा टूल्स होता है जिससे हम लोग पाई चार्ट को जनरेट कर सकते हैं डाटा सेट देके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चैट जीपीटी यूज़ किए हैं, यही सेम डाटा सेट को, डाटा सेट का पाई चार्ट जनरेट करने के लिए। तो उसको देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ चैट जीपीटी में हम इसको बोल रहे हैं कि एक पाई चार्ट जनरेट करो फॉर दिस सेम डाटा सेट। ठीक है, अब ये जनरेट करेगा, रुको टाइप करने दो। ए ब्लड ग्रुप का 4 लोग हैं और बी ब्लड ग्रुप का 3 लोग हैं आउट ऑफ दिस 20 पीपल। ठीक है, ओ ब्लड ओ पॉजिटिव का 2 लोग हैं, ओ नेगेटिव का कितना लोग था, 6 लोग था, ए बी का 5 लोग था। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे जनरेट। अब ये जनरेट करेगा, देखो, या दिस इज़ द पाई चार्ट दैट वी गॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग जैसे बोले थे कैटेगोरिकल डाटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट में। न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग पाई चार्ट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस न्यूमेरिकल डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, तब हम उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से 100 लोग हैं, एक एग्ज़ाम दिया 100 मार्क्स का, जिसमें से लेट्स से पहला का 10 मार्क्स आया, दूसरा का 20 मार्क्स आया, तीसरा का 50 मार्क्स आया, और एक का 35 आया, और एक का 40 आया, और एक का 65 आया। ऐसे ऐसे करके एक आदमी, एक लड़का का 102 आया। 2 मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग। छोड़ो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ड्रॉ करना, सिंपल 100 मार्क्स आया। ठीक है, तो हम ना इसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स से 0 to 10 के, 0 to 10 के, सॉरी कि ये कहाँ से लिख दिए। 0 से 10 मार्क्स लेट्स से 5 लोगों का आया। 10 से 20 मार्क्स लेट्स से 10 लोगों का आया। 20 से 30 मार्क्स
लेट्स से 25 लोगों का आया, 30 से 40 मार्क्स, लेट्स से 30 लोगों का आया, 40 से 50 मार्क्स, लेट्स से 20 लोगों का आया, 50 से 60 मार्क्स, लेट्स से 10 लोगों का आया। अरे तो 100 हो गया। ठीक है, चलो, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 60 है, उससे ज़्यादा चलो, उससे ज़्यादा किसी का मार्क्स नहीं है। टॉपर का मार्क्स 60 है, तो इतना में से इतना ग्रुपिंग में निपट गया सारा 100 लोग। ठीक है, अब ये देखो, ये 5 लोग, 100 पीपल का कितना परसेंटेज है? 5%। 5 डिवाइड बाई 100 कर दिए, ये 10%। 10 डिवाइड बाई 100 कर दिए, ये 25%। 25 डिवाइड बाई 100 कर दिए, परसेंटेज निकाल दिए, ये 30%, ये 20%, ये 10%। अब इसको हम लोग सेम वही चीज़ करते हैं, गोला सर्कल बनाते हैं, एक बना करके कुछ रिप्रेजेंट कर देते, एक पाई निकाल करके ये लेट से 0 to 10 रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरा पाई निकाल के कुछ और, तीसरा पाई निकाल के कुछ और, ऐसे ऐसे करके हम पाई चार्ट बना देंगे अगर हम न्यूमेरिकल डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए तो। लेकिन सारा तरीका का हर न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग पाई चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर भी दिए ना, मतलब तो मतलब उतना अच्छा इंसाइट नहीं मिलेगा। जैसे कि लेट्स से जब बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन जाए, मतलब बहुत ग्रुप बन गया है, बहुत सारा ग्रुप बन गया है, लेट्स से 0 to 5, लेट्स से यही मार्क्स का हम एग्जांपल लेते हैं, 0 to 5 एक ग्रुप, 5 to 10 एक ग्रुप, 20 ग्रुप बन जाएगा ऐसे। तो जब सोच रहे हो एक पाई चार्ट में 25 एक पाई चार्ट में 20 पाई चार्ट, मतलब उतना मीनिंगफुल इंसाइट नहीं मिलेगा हमको, मतलब उतना देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए ना जब बहुत सारा ग्रुप हो जाएगा ना, तो उसमें हम लोग पाई चार्ट को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग पाई चार्ट में नहीं यूज़ करेंगे। और पाई चार्ट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डोंट शो वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेंड्स वेल। ठीक है, वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, बॉक्स प्लॉट पढ़ेंगे, और तब और अच्छे से ये सब समझ। वेरिएशन तो वही भाई, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो so yeah, this is it for today, and we will meet in the next video with our topic dot plot and bar graph. So thank you.